वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रिसेंटली रिलीज्ड सुपर सर्वाइवल मिनी सीरीज। तो पूरी सीरीज को एक ही वीडियो में कवर कर दिया गया है। सीरीज का नाम है ला पाल्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में स्पेन के ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसे कनारी आइलैंड्स कहा जाता है, उसमें से एक खूबसूरत आइलैंड को दिखाया जाता है जिसका नाम है ला पाल्मा। यह आइलैंड टूरिस्ट्स का फेवरेट स्पॉट है क्योंकि यहाँ सीनिक व्यूज, ढेर सारे वोल्केनोज और दिल जीत लेने वाले बीचेस सभी मौजूद हैं। इसलिए यहाँ पर हर वक्त टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। तो आज भी एक बोट में यहाँ पर टूरिस्ट का एक ग्रुप आया है जो ला पाल्मा आइलैंड में एंजॉय करने के लिए आए हैं। पानी के बीचों बीच ऐसी शांति होती है कि एक औरत तो मस्त डाइविंग करने के इरादे से पानी में कूद जाती है, लेकिन कोई उस पर उतना ध्यान देता ही नहीं क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर डाइविंग करते हैं। पर अचानक ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र का पानी उबल रहा हो। किसी को कुछ समझ में आता नहीं कि ये क्या हो रहा है। और तो और धुआं निकलना शुरू हो जाता है। सभी घबरा जाते हैं कि अचानक पानी में धुआं कहां से। वो तुरंत ही बोट घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बोट का निचला हिस्सा क्रैक हो जाता है और उबलता पानी अंदर आने लगता है। एक बूंद गर्म पानी हाथ में लग जाती है तो कितनी जलन होती है। पर यहाँ पूरा समुद्र उबल रहा है तो सोचिए इनका क्या हाल हुआ होगा। कुछ ही देर में सारे टूरिस्ट्स उबल जाते हैं, पानी में डूबकर घिनौने तरीके से मर जाते हैं। यहाँ से सीधे ला पाल्मा के एक होटल को दिखाते हैं जहाँ एक कपल और उनके 2 बच्चे आए होते हैं। पति का नाम है फेडरिक और पत्नी का नाम है जेनिफर। इनकी बेटी का नाम है सोफिया और बेटे का नाम बर्नार्ड। वो यहाँ पर क्रिसमस हॉलिडे एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं और खास बात यह है कि ये परिवार हर साल यहाँ पर आता है और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती का एंजॉय करके जाते हैं। इसी वजह से उस होटल के स्टाफ इनको बखूबी जानते हैं और इनका स्वागत बड़े अच्छे से करते हैं। इस बार तो वो कहते भी हैं कि सर आप हमारे रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, इसलिए इस साल हमने आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है और वो भी नॉर्मल रूम के रेट पे। सुनकर वो बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह भाई, हर साल आने का कुछ तो फायदा हुआ। वो उस स्पेशल रूम की चाबी लेकर चले जाते हैं। रूम बहुत ही बढ़िया होता है सच बताऊं तो। वो कमरे को देखने लगते हैं तो सोफिया को एक ईयररिंग मिलता है। ये उस लड़की का ईयररिंग है दोस्तों जो कहानी की शुरुआत में डाइविंग करने के लिए बोट से कूदी थी ना, उसी का रूम इनको दिया गया है फिलहाल के लिए। यहाँ से सीधे आइलैंड के जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को दिखाते हैं जहाँ के स्टाफ इस आइलैंड में हो रहे जियोलॉजिकल चेंजेस को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कहाँ पे ज्वालामुखी एक्टिव हो रहे हैं, कहाँ अर्थक्वेक होने वाला है वगैरह वगैरह। और यही है इस इंस्टीट्यूट की मेन जियोलॉजिस्ट जिसका नाम है मारिया। तो इन्हें न्यूज़पेपर्स के जरिए उस मिसिंग टूरिस्ट बोट का पता चलता है और न्यूज में छपा होता है कि वो एक एक्सीडेंट था जिसमें सारे टूरिस्ट मारे गए। पर इस इंस्टीट्यूट का हेड जिसका नाम है हेनरी, उसे लगता है कि ये महज एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता बल्कि जरूर कोई जियोलॉजिकल रीजन रहा होगा इसके पीछे। यानी कि आइलैंड की धरती में कोई बदलाव आ रहा है और शायद ये किसी डिजास्टर की शुरुआत भी हो सकती है। इसीलिए वो मारिया और उसके कलीग क्लेटन को सारे ट्रांसमीटर्स का डेटा चेक करने को कहता है, लेकिन लगता है कुछ ट्रांसमीटर्स काम नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। मारिया और क्लेटन उन ट्रांसमीटर्स को चेक करने के लिए पहाड़ के ऊपर जाते हैं। वहां पर एक गुफा होती है जिसके बाहर इनका एक ट्रांसमीटर होता है। वो ठीक से डेटा रिकॉर्ड कर रहा होता है तो ये लोग गुफा के अंदर वाले ट्रांसमीटर को चेक करना चाहते हैं, पर गुफा की दीवारों से पानी टपकता है जिसको देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पानी आने का कोई चांस ही नहीं था और अंदर जाने पर ढेर सारे चमगादड़ मरे पड़े होते हैं। इन्हें शक होने लगता है कि पक्का प्रकृति में जरूर कोई बदलाव आ रहा है। वहाँ टपकते हुए पानी का वो सैंपल ले लेते हैं। उनके पास एक डिवाइस होता है जिससे वो वहाँ की हवा को चेक करते हैं तो पता चलता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर गैस भारी मात्रा में मौजूद है। मतलब यहाँ पर कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। ज्वालामुखी के फटने से सुनामी के भी चांसेस हैं। वो आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरार बना हुआ है जिसके अंदर फंसकर इनका ट्रांसमीटर टूट गया है। इतनी बड़ी दरार पड़ने की क्या वजह हो सकती है, यही सोचते सोचते वो बाहर आ जाते हैं और ऑफिस जाकर अपने चीफ हेनरी को सारी बातें बताते हैं। मारे कहती है कि मुझे तो सुनामी के आसार नजर आ रहे हैं, हमें आइलैंड के लोगों को वार्न कर देना चाहिए। पर हेनरी कहता है कि बिना ठोस प्रूफ और डेटा के हम यूं ही लोगों को यहाँ से नहीं भेज सकते। सभी हमें पागल कहेंगे और अगर कल कोई डिजास्टर नहीं हुआ तो थोड़ा और डेटा कलेक्ट करो जिससे ये साफ पता चले कि कोई डिजास्टर होने भी वाला है या फिर नहीं। और तब क्लेटन मारिया को बताता है कि 3 साल पहले कुछ इसी तरह के लक्षण नजर आए थे और तब हमने बिना किसी ठोस डेटा के लोगों को वार्न किया और सभी को आइलैंड से दूर भेज दिया, लेकिन बाद में ऐसा कोई डिजास्टर हुआ ही नहीं। इसीलिए हेनरी डर रहा है कि कहीं इस बार भी हमारा मजाक न बन जाए, क्योंकि अगर इस बार भी हमारी वार्निंग्स गलत निकली तो लोगों को तो हम पर से भरोसा ही उठ जाएगा। इसलिए हमें प्रॉपर रिसर्च करके ठीक ठीक समझना होगा कि आखिर यहाँ पर क्या होने जा रहा है। मारे को भी ये बात ठीक लगती है और वो घर आ जाती है और अपने सिस्टम पर ये चेक करती है कि अगर बाय चांस सुनामी आ भी गया तो किस तरह का नुकसान होगा और किस हद तक होगा। तब उसका छोटा भाई आता है जिसका नाम ब्रैड है और ये एक डाइवर है। वो बताता है कि यार आज डाइविंग के दौरान ना मैंने हजारों की तादाद में कछुओं को दूसरी जगह माइग्रेट करते देखा था, लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहाँ से फ्रेडरिक और जेनिफर के परिवार को दिखाते हैं जो होटल के रेस्टोरेंट में बैठे लंच कर रहे होते हैं। इनका बेटा बर्नार्ड
एक न्यूरो डाइवर्जेंट लड़का है, यानी हम जिन लोगों को नॉर्मल कहते हैं ना, उनके ब्रेन्स बातों को जिस तरह प्रोसेस करते हैं, तो न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के ब्रेन्स उन्हीं बातों को अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं, मतलब कि नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग। तो बर्नार्ड मेन्यू से एक आइटम ऑर्डर करता है, लेकिन जब वो डिश आता है ना, तो वो उसे मेन्यू में जो डिश होता है उसके साथ कंपेयर करता है, मतलब उसकी फोटो के साथ, और कहता है कि ये तो बहुत ही अलग दिख रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं खाना मुझे। पर फ्रेडरिक उसको समझा बुझाकर खाने के लिए कन्विंस कर लेता है। तब सोफिया दूसरे टेबल पर बैठी चार्ल्स नाम की लड़की को देखती है, जो सोफिया को देखकर स्माइल करती है। सोफिया भी जवाब में अच्छी से स्माइल करती है। तो लंच के बाद सोफिया स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है और तभी चार्ल्स आकर उसके पास बैठ जाती है। कहती है, हम भी यहाँ वेकेशन के लिए आए हुए हैं, अगर तुम फ्री हो तो बीच पे जाएं क्या, मजा आएगा वहां पर। सोफिया कहती है, मेरा भाई स्विम कर रहा है और वो न्यूरो डाइवर्जेंट है, इसीलिए उसको अकेला छोड़कर तो मैं नहीं आ सकती। ये सब सुनकर फ्रेडरिक कहता है कि अरे नई जगह पे नई दोस्त मिली है, उसके साथ बीच पे जाने का मौका मिल रहा है, हरगिज जाओ, तुम जाओ, बर्नार्ड पर मैं नजर रख लूंगा। इस पर सोफिया भी चार्ल्स के साथ चली जाती है। इसी बीच फ्रेडरिक देखता है कि होटल का स्टाफ जेनिफर के साथ बहुत ही हंस कर बातें कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों फ्रेडरिक इससे परेशान हो जाता है कि कहीं ये मेरी वाइफ को फुसला तो नहीं रहा। लेकिन जैसे वो स्विमिंग पूल की तरफ मुड़ता है तो वहां पर बर्नार्ड नहीं होता। फ्रेडरिक घबराकर उसको ढूंढने लग जाता है। तो इसी बीच सोफिया बीच के पास आ जाती है और तभी फ्रेडरिक वहां पर आकर पूछता है कि क्या बर्नार्ड यहाँ पर आया था। सोफिया भी डर जाती है कि ये कहाँ गया। दोनों फिर हर तरफ उसे ढूंढने में लगे होते हैं। तब दूर एक पत्थर पर खड़ा बर्नार्ड समुद्र को देख रहा होता है। ये लोग भी उस पत्थर पर जाकर देखते हैं तो एक ही जगह पे ढेर सारे कछुए कहीं माइग्रेट करके जा रहे होते हैं। अगले सीन में वो कमरे में आ जाते हैं दोस्तों। तो होटल का वही स्टाफ आकर जेनिफर से कहने लगता है कि मैंने आपके लोकल टूर के लिए बहुत ही बढ़िया गाड़ी अरेंज की हुई है। लेकिन ये सुनने के बाद फ्रेडरिक को और जलन होती है और स्टाफ के जाने के बाद वो जेनिफर पर बरस पड़ता है कि ये तुमसे इतना ही करके क्यों बात कर रहा था। लेकिन दोस्तों फिर इसी बात पर दोनों पे बहस शुरू हो जाती है, जिसे सुनकर बर्नार्ड और सोफिया परेशान हो जाते हैं कि इनका फिर से चालू हो गया। इसी बीच यहाँ इंस्टीट्यूट के हेड हेनरी को दिखाते हैं, जो इस आइलैंड के एक डॉक्टर से मिलने जाता है, जो उसे कुछ लाशों की फोटो दिखाता है। ये उन लोगों की फोटोज हैं जो शुरुआत में समुद्र के बीच उस बोट के क्रैक होने से डूबकर मर गए थे। डॉक्टर बताता है कि वो लोग समुद्र में डूबने से नहीं मरे थे, बल्कि उबलते पानी में जलकर मरे थे। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस वक्त समुद्र का पानी उबल रहा था और फिर उनके शरीर में कई सारे टॉक्सिक गैसेस चले गए, इसी वजह से उनकी मौत हुई। ये कहने के बाद तो वो हेनरी को और भी कई अच्छी डिटेल्स दिखाता है। ये सब जानकर हेनरी हो जाता है चौकन्ना और उसे शक होता है कि कहीं वाकई में सुनामी तो नहीं आने वाला। यह मारिया और क्लेटन मिलकर उस गुफा से लिए गए पानी के सैंपल को टेस्ट कर रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस पानी में मिनरल्स की मात्रा बहुत ही कम है और तो और पानी ऊपर से टपक रहा था, यानी वो दरार जिसमें इनका ट्रांसमीटर फंसा हुआ था, वो दरार गुफा के ऊपरी हिस्से से शुरू हुई होगी। ये सारी चीज सोचने के बाद इनकी जांच करने के लिए दोनों फिर उस गुफा के पास जाते हैं और इनका शक बिल्कुल सही होता है, क्योंकि गुफा के ऊपरी हिस्से में एक बहुत बड़ी दरार पड़ी हुई थी। यानी या तो यहाँ कोई ज्वालामुखी फटने वाला है या फिर और कोई नेचुरल डिजास्टर होने जा रहा है। फिर वो अपने इक्विपमेंट से उस दरार को नापते भी हैं। यहाँ से सीधे होटल में फ्रेडरिक को भी दिखाते हैं, उसे भी कोई वाइब्रेशन फील होता है, लेकिन जल्दी वो रुक भी जाता है क्योंकि इस बात को वो सीरियसली नहीं लेता। दूसरी ओर हेनरी भी अपने रिसर्च के जरिए इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सर पर मंडरा रही है। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी वो ऑफिशियली सुनामी वार्निंग नहीं देना चाहता और कहता है कि फिलहाल तो हम सिर्फ सिविल गार्ड को सूचना दे देंगे। यहाँ मारियो और क्लेटन पहाड़ के ऊपर अपनी जांच कर रहे होते हैं और तभी अचानक से उस दरार में से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लग जाता है और क्योंकि इन्हें पता था कि ये टॉक्सिक गैस है तो दोनों नाक बंद करके वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तब तक हर तरफ धुआं फैल चुका था। अब तक मारिया कुछ टूरिस्ट को देखती है जो वहां कैंपिंग कर रहे होते हैं। मारिया उनको बताती भी कि जल्दी यहाँ से चले जाओ, जल्दी, ये टॉक्सिक गैस है, इसलिए ज्यादा सांस मत लो और एक कपड़ा पानी में भिगोकर उससे नाक बांध लो। उन्हें इंस्ट्रक्शंस देकर मारिया भी वहां से भागती है, लेकिन धुआं तो इतना घना होता है कि आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसी वजह से मारिया एक जगह फिसल कर गिर जाती है। तभी कुछ देर में मारिया को इल्यूजन आता है जैसे वो पानी में डूब रही हो। वो एकदम से चौंक कर उठती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। तब हेनरी उसे बताता है कि ऐन वक्त पर हमने तुम्हें बचा लिया था। क्लेटन ने उस गैस को ज्यादा इनहेल कर लिया था, इसलिए वो कोमा में है और तो और 2 टूरिस्ट भी मर गए। मारिया कहती, देखा मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि वार्निंग दे दो। खैर अब सबको सबूत मिल चुका है ना, तुरंत मेयर को इन्फॉर्म कर दीजिए। लेकिन ये क्या दोस्तों, अब भी ये हेनरी यही कहता है कि गैस सिर्फ उसी जगह पर फैला हुआ है, क्या पता वो अपने आप ढल जाए, हम खामखा सबको परेशानी में क्यों डाले और थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसके बाद तो मारिया को इतना गुस्सा आता है और वो कहती है, क्या आप जानते हैं कि मेरी माँ सुनामी में मारी गई थी? आप जैसे सरकारी ऑफिसर ने अगर इस तरह के लक्षणों के बारे में पहले अनाउंस कर दिया होता ना तो शायद मेरी माँ आज जिंदा होती और उन जैसे कई लोग बच जाते आज। प्लीज आपकी बार बाकी ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दीजिए और लोगों के साथ इस तरह जान का खिलवाड़ मत कीजिए। इस तरह मारिया बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन हेनरी आखिर तक अपनी बात पर अड़ा रहता है।
लेकिन मारिया तुरंत अपने भाई ब्रैड को कॉल करती है। तो वो कहता है कि मैं समुद्र के बीच में हूँ और डाइविंग करने जा रहा हूँ। मारिया उसे सब समझाती है और कहती है कि डाइविंग मत करो, घर चले जाओ तुरंत। ब्रैड भी उसकी बात को समझ जाता है और तट पे आ जाता है। यहाँ से सोफिया और चार्ल्स को दिखाते हैं बीच पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। तब एक लड़का चार्ल्स को बुलाता है और उससे बातें करने लगता है। ये देखने के बाद सोफिया चार्ल्स के बारे में थोड़ा पॉजिटिव हो जाती है और तब हमें पता चलता है कि वो गे है और चार्ल्स से प्यार करने लगी है। यहाँ जेनिफर और फ्रेडरिक के बीच सुलह हो जाती है। अब दोनों पहाड़ पर जाकर वहाँ का नजारा एंजॉय करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तब एक आदमी बताता है कि वहाँ मत जाइए, सुना है कोई खतरनाक गैस निकल रहा है वहाँ, और उस गैस को ब्रीथ करने से 2 टूरिस्ट लोगों की जान चली गई। वैसे भी एक बार आपका बेटा तो खो भी चुका है, अच्छा वो मिल गया, इसलिए पहाड़ पर जाने के बजाय अपने बेटे का ध्यान रखिए। अब ये सुनकर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ब्रैड खो भी गया था। कमरे में आकर वो फ्रेडरिक को काफी सुनाती भी है कि तुमने अपने बेटे पर नजर नहीं रखी, क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, हमें उसका खास ध्यान रखना होता है ना, तुम्हें पता था ना, फिर भी तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे निकले? अब गुस्सा तो दोनों तरफ से था, तो फ्रेडरिक भी उस पर खूब चिल्लाता है। इनकी बातों से साफ पता चलता है कि सोफिया फ्रेडरिक की सगी बेटी नहीं है। दोस्तों, इस बारे में भी उनके बीच बहस होती है जिसे सोफिया सुन लेती है। वो बेचारी बहुत रोती है और बाहर आकर अपने अंकल यानी जेनिफर के भाई जॉन को कॉल करती है। जॉन नॉर्वे के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में काम करता है। सोफिया कहती है कि अंकल मुझे नहीं करना इनके साथ वेकेशन, आप प्लीज मेरे लिए एक टिकट बुक करवा दीजिए, मैं वापस आना चाहती हूँ। पर जॉन उसको समझाता है कि बेटा कुछ ही दिनों की तो बात है, ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ पेरेंट्स लड़ते नहीं है, तुम उनकी बातों को इतना सीरियसली मत लो और अपना वेकेशन एंजॉय करके लौट आओ। पर सोफिया कॉल काट देती है क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी अंकल से। उसने थोड़े पैसे जमा करके रखे होते हैं जिनसे वो फ्लाइट के टिकट्स खरीद लेती है और आखिर फ्लाइट बोर्ड भी कर लेती है। तब उसे चार्ल्स का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए इतनी पॉजिटिव हो, वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड नहीं सिर्फ फ्रेंड है। यहाँ से सीधे ला पाल्मा के मेयर ऑफिस को दिखाते हैं जहां मारिया और हेनरी मेयर को अपने रिसेंटली फाइंडिंग्स के बारे में बताते हैं। लेकिन वो कहती है अगर ये फॉल्स अलार्म निकला तो बहुत सारे लोगों का खामखा नुकसान हो जाएगा, इसलिए सोच समझकर बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि सच में सुनामी आने जा रही है? हेनरी तो पूरे यकीन के साथ कहता है कि हमारी स्टडीज और रिसर्च तो यही बता रहे हैं, अगर जल्दी से जल्दी लोगों को यहाँ से निकाला नहीं गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगले सीन में मारिया और हेनरी ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस नेचुरल डिजास्टर के 3 स्टेजेस होंगे। पहले तो ज्वालामुखी फटेगा, अगला स्टेज ये होगा कि ज्वालामुखी से राख का घना धुआं निकलेगा और आखिर में उबलता लावा बाहर आएगा। और तो और उस पहाड़ पर जो दरार पड़ी थी वो तेजी से बढ़ भी रही है, किसी भी वक्त उसमें से लावा बाहर निकल सकता है। अब हेनरी कहता है कि तुरंत एयरपोर्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो कि कोई भी प्लेन टेक ऑफ ना करे। लेकिन दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ज्वालामुखी फट चुका था और राख का घना धुआं बाहर निकलने लग जाता है। ये देखने के बाद तो टूरिस्ट लोग घबरा जाते हैं। फ्रेडरिक भी टेंशन में होता है कि क्या करें, पर इससे पहले कि एयरपोर्ट को इन्फॉर्मेशन मिलती वो फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है जिसमें सोफिया जा रही थी। लेकिन फ्लाइट ज्वालामुखी की राख में फंस जाती है और इंजन में लग जाती है आग, जिस वजह से प्लेन हो जाता है क्रैश। फ्रेडरिक की आंखों के सामने वो फ्लाइट चलकर नीचे की ओर जाने लगती है। तब इन्हें जॉन का कॉल आता है जो बताता है कि सोफिया वापस आना चाहती थी और मुझे टिकट बुक करने को कह रही थी, पर मैंने इनकार कर दिया, इसलिए तुम लोग प्लीज उसका ख्याल रखना। और तब जाकर ये दोनों नोटिस करते हैं कि सोफिया यहाँ है ही नहीं। वो घबराकर उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। इन्हें एहसास हो जाता है कि शायद सोफिया उस फ्लाइट में गई होगी। इसी बीच दिखाते हैं कि फ्लाइट क्रैश हो चुका है और घायल पैसेंजर्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फ्रेडरिक और जेनिफर हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ सोफिया को ना पाकर जेनिफर तो हंगामा खड़ा कर देती कि मेरी बेटी कहाँ पर है, पर फ्रेडरिक उसको शांत करके बाहर लेकर जाता है। यहाँ से सीधे मारिया और हेनरी को दिखाते हैं मेयर के साथ मिलकर वो कुछ हायर ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करते हैं। वो इन्हें इवैक्यूएशन की परमिशन दे देते हैं। तो हेनरी अपने स्टाफ से कहता है कि तुम सब अपने अपने परिवारों के साथ सेफली यहाँ से निकल जाओ, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मुझे और भी रिसर्च करना है। मारिया समझ आती है कि हेनरी तो नहीं आने वाला और वो इंस्टीट्यूट से निकल जाती है। घर आकर वो ब्रैड को कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। यहाँ फ्रेडरिक और जेनिफर उस फ्लाइट के पैसेंजर्स लिस्ट को चेक करती है लेकिन सोफिया का नाम लिस्ट में होता ही नहीं। तब जाकर इनको राहत मिलती है, मतलब सोफिया उस फ्लाइट में गई ही नहीं थी। दोनों टेंशन में घर आते हैं तो सोफिया वहां बैठी होती है। उसको देखकर दोनों उसे गले लगा लेते हैं। बहुत इमोशनल होते हैं दोनों और कहते हैं कि बेटा आइंदा तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाएंगे हम लोग, पर प्लीज कभी इस कदर हमें छोड़कर मत जाना। उस रात सोफिया स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है और तब चार्ल्स वहां पर आती है। सोफिया कहती है कि तुम्हारे मैसेज की वजह से ही मैं जिंदा हूँ, अगर तुमने वो मैसेज नहीं किया होता ना तो शायद मैं अभी फ्लाइट में चली जाती और जिंदा नहीं बचती। चार्ल्स भी इमोशनल हो जाती है और यहाँ पर दोनों किस कर लेते हैं। यह मारिया को पता चलता है कि उसका भाई ब्रैड एक बार में है और वो वहां पर चली जाती है। वहां पुलिस एक लड़के को पकड़कर लेकर जा रही होती है और मारिया को लगता है कि वो उसका भाई है। पुलिस उसे रोकती भी है लेकिन वो पुलिस से भिड़ जाती है, पर आखिर में पता चलता है कि वो ब्रैड नहीं कोई और है। अब पुलिस से पंगा लेने की वजह से मारिया को भी पकड़कर वो लेके चले जाते हैं। लेकिन तब मारिया ब्रैड को देख लेती है और कहती है कि एक काम करो,
जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़कर चले जाओ, यहाँ बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो अगली सुबह ब्रैड मारिया को देखने जेल जाता है, जहाँ मारिया को एक सेल में बंद किया गया है। वो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया और ना ही तुम्हारा कॉल उठा पाया, मेरी वजह से तुम्हें ये नौबत देखनी पड़ गई, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से छुड़ा दूंगा और फिर हम दोनों आइलैंड से निकल जाएंगे। यहाँ नॉर्वे में जॉन को दिखाते हैं। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें यह फैसला किया जाता है कि नॉर्वे से जो टूरिस्ट ला पाल्मा गए हैं उन्हें तुरंत वापस बुलाना होगा, वरना एक बहुत बड़े डिजास्टर में वो फंस जाएंगे। जॉन ये बातें जेनिफर को भी इन्फॉर्म कर देता है कि जल्द से जल्द उस आइलैंड से निकल जाओ। दरअसल इस बीच सोफिया और चार्ल्स इंटीमेट हुए थे। सोफिया ने फैसला कर लिया था कि अब उसे अपने पेरेंट्स से ये बात छुपानी नहीं चाहिए, तो वो अपनी माँ को बता देती है कि मैं गे हूँ और मुझे लड़के पसंद नहीं है। जेनिफर समझ जाती है और उसे सपोर्ट ही करती है। सोफिया बहुत ही खुश होती है और मजे से स्विम कर रही होती है, तो जेनिफर भी पूल के पास बैठी होती है। तभी जॉन उसे कॉल करके तुरंत ला पाल्मा छोड़ने को कहता है। वो भी घबराकर टेंशन में सारी चीजें पैक करने में लग जाती है। सोफिया चार्ल्स को भी बताने जाती है, लेकिन वो वहां पर होती नहीं और इस तरह सोफिया उसे इन्फॉर्म नहीं कर पाती। यहाँ ये लोग अपना सामान वगैरह लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई गाड़ी मिलती नहीं, पर इन्हें अब कैसे भी करके इस आइलैंड से निकलने के लिए बोट तक पहुंचना होगा। तो वो एक गाड़ी चुरा लेते हैं। गाड़ी का ओनर उनको रोकने की कोशिश करता भी है, पर वो जल्दी से निकल जाते हैं और आखिर पहुंच जाते हैं समुद्र तट पर, जहां वो बोट पर चढ़ने भी लग जाते हैं। पर इतने में गाड़ी का ओनर वहां पर आता है और फ्रेडरिक को मारने लगता है कि मेरी गाड़ी चुराने की हिम्मत कैसे भी तुम्हारी। फ्रेडरिक अपने परिवार को बोट पर चढ़ने को कहता है और वो भी चढ़ जाते हैं, पर वो ओनर फ्रेडरिक को जाने नहीं देता। फ्रेडरिक उसे कुछ पैसे पकड़ा कर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। तो वो भी पैसे लेकर फ्रेडरिक को छोड़ देता है, जो बोट की ओर भागा चला जाता है अपने परिवार की तरफ। लेकिन तब तक बोट निकल चुकी थी। अब पता नहीं दोस्तों अगला बोट कब आएगा और फ्रेडरिक यहाँ फंस चुका है इस तरह। जेनिफर तो बोट को रुकवाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बात बनती नहीं। मारिया भी चार्ल्स को कॉल करके बताती है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ सुनामी का खतरा है, तुम भी जल्दी से जल्दी इस आइलैंड को छोड़कर चले जाओ। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह होती है कि मोबाइल सिग्नल बहुत ही कमजोर होता है और बीच में ही कट जाते हैं सिग्नल। यहाँ से सीधे जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में बैठा हेनरी अपने सिस्टम्स पर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसके सिस्टम पर नो सिग्नल का साइन आता है, मतलब कोई भी ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा। बस वो समझ जाता है कि सुनामी वक्त से पहले आने वाला है। वो तुरंत ही हायर ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर देता है कि जल्द ही हर तरफ वार्निंग अलार्म्स बजाना शुरू कर दो, ताकि लोग यहाँ से भाग जाएं। और दोस्तों न सिर्फ होटल में बल्कि हॉस्पिटल में जो टूरिस्ट थे वो भी टेंशन में हो जाते हैं। तभी क्लेटन जो कोमा में था उसे होश आ जाता है और वो चौंक जाता है कि यहाँ पर हुआ क्या है, हर तरफ इतनी हलचल क्यों हो रही है। फिर यहाँ बहुत देर के बाद एक बोट आती है, तो फ्रेडरिक उसमें चढ़ जाता है। बोट पूरा भर चुका था। ऐसे में एक औरत एक बेबी को लेकर आती है, पर कोई उसे अपनी जगह नहीं देना चाहता, तो फ्रेडरिक बोट से उतरकर उस औरत को जगह दे देता है। और यहाँ पुलिस स्टेशन में ब्रैड मारिया को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है, देखिए इस आइलैंड में सुनामी आने वाला है, मेरी बहन को छोड़ दो। पर ये कैसे लोग हैं यार, इस हालत में भी रूल्स बताने लगते हैं कि नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं है। इसी बीच क्लेटन ऑफिस आ जाता है, जहां हेनरी के अलावा और कोई है ही नहीं। असल में हेनरी यहाँ पर इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि उसे ये लगता है कि ऐसे डिजास्टर्स बार बार नहीं आते, हजारों सालों में एक बार आते हैं शायद, और वो इस इवेंट को मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो बच निकला तो न जाने फिर किस जन्म में ये दृश्य देखने को मिलेगा उसे। लगता है पागल है दोस्तों, इसलिए वो यहाँ पर टिका हुआ है। क्या करें, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। आपकी राय क्या है कमेंट्स में बता दीजिए। क्लेटन भी उसी की तरह सोचता है और कहता है मैं भी यहीं रहकर अपना अंत देखूंगा, लेकिन एक काम करते हैं, उससे पहले हम एक इंटरेस्टिंग ट्रिप पे निकलेंगे। ये कहकर दोनों ड्रिंक करने लग जाते हैं। दूसरी ओर सरकार लोगों को निकालने में लगी होती है। हर इंटरनेशनल न्यूज चैनल पर इस सुनामी की खबरों के बारे में सब कुछ दिखाते हैं। अब यहाँ जॉन को लगता है कि जब तक मेरी बहन और उसका परिवार वहां से निकलता है तब तक कहीं सुनामी ना आ जाए। वो अपने सीनियर से दरख्वास्त करता है कि प्लीज मेरी फैमिली को वहां से निकालने के लिए कोई रास्ता हो तो बताइए। पर वो जॉन को डांट देती है कि जो बात बहुत कॉन्फिडेंशियल थी उसे तुमने अपने परिवार के साथ शेयर कर दिया, और अब मुझसे मदद की उम्मीद भी रखते हो क्या? जिस तरह दूसरे लोगों को बचाया जा रहा है ना, उसी तरह तुम्हारे परिवार को भी बचाया जाएगा, इसलिए आगे मुझसे और कोई उम्मीद मत रखना। अब जॉन समझ जाता है कि जेनिफर के परिवार को बचाने के लिए उसे ही कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। वो अपने एक दोस्त से मिलता है जो कि वेव्स पर रिसर्च करता है। यहाँ फ्रेडरिक ला पाल्मा में फंसा हुआ है। उसने बेचारे ने आखिरी बोट भी छोड़ दी थी और अब यहाँ पर कोई बोट नहीं आने वाली। वो उम्मीद खोकर बैठ जाता है कि खत्म हो गया सब कुछ। वैसे ला पाल्मा का एयरपोर्ट तो बंद हो चुका है, इसलिए ये बोट इन टूरिस्ट्स को दूसरी जगह के एयरपोर्ट पर पहुंचाएंगी और फिर वहां से वो अपनी अपनी लोकेशन पर जाएंगे। फ्रेडरिक समझ जाता है कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं। वो जेनिफर को कॉल करता है ताकि आखिरी बार उससे और बच्चों से बात की जाए, लेकिन सिग्नल बीच में कट हो जाता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन को सुनामी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और पुलिस वाले तुरंत स्टेशन से भाग जाते हैं। अब ब्रैड मारिया के सेल की चाबी को लेकर उसे खोल देता है। इसी बीच बाकी कैदी भी बच निकलते हैं। मारिया और ब्रैड जल्दी से बाहर निकलते हैं तो उसे ज्वालामुखी को फटते हुए देखते हैं। लावा बिल्कुल नीचे तक आ चुका था।
दोनों वहां से भागते हैं और रास्ते में बैठे फ्रेडरिक को देखते हैं। ब्रैड कहता है कि हमें तुरंत ये आइलैंड छोड़कर जाना होगा। फ्रेडरिक पूछता है कि जाओगे कैसे, आखिरी बोट तो जा चुकी है। ब्रैड कहता है कि मैं डाइवर हूँ और मेरे पास एक बोट है, आप एक काम कीजिए, हमारे साथ चलिए। तो फ्रेडरिक भी उनके साथ चल देता है। तीनों बोट के पास आते हैं, लेकिन तब जेल से बचा हुआ एक कैदी वहां गन लेकर आता है और इन्हें धमकाता है कि बोट मुझे दे दो वरना शूट कर दूंगा। ब्रैड कहता है कि तुम भी आ जाओ, सभी मिलकर बच निकलेंगे। पर वो फोन पर किसी से बात करते हुए कहता है मेरे और भी साथी हैं, उनके लिए बोट काफी है, बस तुम लोग नहीं आओगे हमारे साथ तो चुपचाप बोट छोड़कर चले जाओ। लेकिन अब ब्रैड को गुस्सा आ जाता है और वो हाथापाई करने पे उतर आता है और बेचारे को गोली भी लग जाती है। मारिया घबराकर ब्रैड के पास जाती है, लेकिन तभी मौका देखकर फ्रेडरिक को उस कैदी पर हमला कर देता है। वो तो फ्रेडरिक को पकड़कर पानी में डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडरिक एक पत्थर उठाकर उस पर मार देता है और आखिरकार कैदी खत्म। लेकिन बेचारा ब्रैड भी इसी बीच दम तोड़ देता है। मारिया बहुत रोती है, लेकिन फ्रेडरिक उसे बचाने के लिए बोट की तरफ खींच ले जाता है। पर इतने में दोस्तों उस कैदी के साथ ही आ जाते हैं, लेकिन फ्रेडरिक के पास उस कैदी का गन था, जिसको देखकर वो लोग घबरा जाते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करते। जैसे तैसे छुटकारा पाकर फ्रेडरिक और मारिया बोट में वहां से बच निकलते हैं। यहाँ जॉन का साथी जो वेब रिसर्चर है, वो जॉन को बताता है कि उस आइलैंड पर एक सेफ पॉइंट है जो सुनामी से बचा रहेगा। तो अगर सर्वाइवर्स उस पॉइंट पर पहुंच गए तो सुनामी से बचने के चांसेस हैं। हाँ, इसकी पूरी गारंटी तो नहीं है, लेकिन 50% चांस तो है कि वहां पर सुनामी का असर नहीं होगा। तो अब जॉन अपने सीनियर को उस सेफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताता है, लेकिन वो कहती है इसमें सिर्फ 50% चांसेस हैं कि यहाँ सुनामी नहीं आएगी। इसके भरोसे हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते ना, इसलिए तुम ये अपनी एक्स्ट्रा रिसर्च बंद करो और सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। दूसरी ओर हेनरी और क्लेटन को दिखाते हैं। याद है वो किसी ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे। असल में ये लोग प्रोटेक्टिव गियर वगैरह पहनकर ज्वालामुखी के पास जाकर उसे फटते हुए देखना चाहते हैं। तो दोनों ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़कर उसे फटते हुए देखते हैं और जलते हुए लावा को बाहर निकलते देखकर उसे एंजॉय भी करते हैं। इसी ट्रिप की बात कर रहे थे दोनों। यहाँ से सीधे जेनिफर की फैमिली और बाकी लोगों को दिखाते हैं। तो वो दूसरे आइलैंड के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। वहाँ वो 4 पासपोर्ट्स दिखाकर बोर्डिंग के 4 रिस्ट बैंड्स ले लेते हैं। तो सोफिया चार्ल्स को देखती है और बहुत खुश होती है कि वो बच गई। वो तुरंत जाकर उससे मिलती है। उसके पास बोर्डिंग का रिस्ट बैंड नहीं होता, तो सोफिया उसे फ्रेडरिक का बैंड दे देती है, क्योंकि फ्रेडरिक नहीं आएगा शायद, ऐसा इनको लगता है। यहाँ ज्वालामुखी से लावा की लहरें निकलने लग जाती है और इस वजह से सुनामी की शुरुआत हो जाती है। सुनामी भी ऐसी कि लहरों की घनघोर आवाजें एयरपोर्ट तक सुनाई देती है। यहाँ जेनिफर और बर्नार्ड प्लेन बोर्ड कर लेते हैं, लेकिन तब जेनिफर रियलाइज करती है कि सोफिया प्लेन में है ही नहीं। वो तुरंत प्लेन से उतरती है और तब जाकर सोफिया और चार्ल्स फ्लाइट में चढ़कर बैठ जाती है। सोफिया नहीं जानती कि उसकी माँ फ्लाइट से उतर चुकी है, क्योंकि वो तो सोफिया को ढूंढने नीचे आई थी। यहाँ से फ्रेडरिक और मारिया को दिखाते हैं बोट में जा रहे होते हैं, लेकिन सुनामी को आते देखकर वो समझ जाते हैं कि अब बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। दूसरी ओर जॉन किसी भी तरह ला पाल्मा के लोगों को उसे सेफ पॉइंट के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना चाहता है। और उसी वक्त उसकी सीनियर एक प्रेस मीट में बात कर रही होती है। तभी जॉन बीच में घुसकर उस सेफ पॉइंट के लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को दिखाकर कहता है कि अगर ला पाल्मा आइलैंड पर कोई फंसा हुआ है तो प्लीज इस लोकेशन पर चले जाइए, ये सेफ जगह है प्लीज। ये खबर अब हर जगह मीडिया में फैल जाती है। हर किसी के मोबाइल पर ये कोऑर्डिनेट्स फॉरवर्ड्स किए जाते हैं। जेनिफर के फोन पर भी वो मैसेज आता है, लेकिन इतने में सिग्नल कट हो जाता है और तोड़ जेनिफर को समझ नहीं आता कि वो क्या कोऑर्डिनेट्स हैं और मैप में उसको कैसे देखना होता है। पर बर्नार्ड को इन बातों में बहुत ही इंटरेस्ट है, तो वो उस लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को देखकर मैप में एक जगह को मार्क करता है कि यही वो सेफ पॉइंट है। दोनों उसी लोकेशन की ओर भागते हैं। तो मारिया को भी वो मैसेज मिलता है, तो वो भी फ्रेडरिक के साथ उसी ओर जाने लगती है। और देखिए इनकी बोट के पीछे कितनी बड़ी और ऊंची लहर उड़ती उड़ती और तेजी से आ रही है। वो बड़ी लहर इन्हें अपनी चपेट में लेने वाली होती है, लेकिन दूसरी तरफ से एक और लहर उस लहर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से ये बच जाते हैं और उसकी गति धीमी हो जाती है। अब सुनामी की लहरें ला पाल्मा आइलैंड को अपनी चपेट में लेने लग जाती है। एयरपोर्ट भी नहीं बचता। इन्हीं में से एक फ्लाइट्स में सोफिया और चार्ल्स बैठी थी। यहाँ जेनिफर और बर्नार्ड दूसरे कुछ पैसेंजर्स के साथ एक गाड़ी में एयरपोर्ट से निकल चुके थे और वो एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच जाते हैं जहां वो सेफ पॉइंट है। वो गाड़ी नीचे छोड़कर ऊपर की ओर भागते हैं और लगता है यहीं पर दूसरे सर्वाइवर्स भी हैं। फ्रेडरिक भी वहां पर होता है। वो जेनिफर और बर्नार्ड को जैसे देखता है ना, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पर तीनों रोने भी लगते हैं, क्योंकि न जाने सोफिया के साथ क्या हुआ। यहाँ फ्लाइट के अंदर सोफिया को दिखाते हैं जो जिंदा है। उस फ्लाइट के कुछ पैसेंजर्स अभी भी जिंदा थे। वो चार्ल्स को देखती है जो सांस नहीं ले रही होती है, लेकिन सोफिया उसे सीपीआर देती है और फिर वो सांस लेना शुरू कर देती है। उसे होश आ जाता है और इस तरह ये लवर्स जिंदा बच गई थी। दोनों बाहर निकलती हैं तो देखती हैं उस जगह का विनाश हो चुका है। यहाँ से सीधे टीवी न्यूज को दिखाते हैं, जिसमें बताते हैं कि सुनामी में लगभग 1000 लोग मारे गए होंगे और भारी नुकसान हो गया है। और यहाँ प्रेस मीट में घुसकर बोलने की वजह से जॉन को नौकरी से निकाल दिया जाता है।
लेकिन उसे अपनी नौकरी से ज्यादा अपनी फैमिली की चिंता होती है और वो टेंशन में होता है कि कहीं फ्रेडरिक, जेनिफर और बच्चों को कुछ हो ना गया हो। तब उसकी कॉलीग आती है कि देखो, आपने जो लोकेशन कोऑर्डिनेट शेयर किए थे वाकई में वो एक सेफ पॉइंट था, वहां जाकर कई लोगों ने अपनी जानें बचाई है। इतना ही नहीं, वहां पर आपकी बहन जेनिफर भी है। तब ये सुनकर जॉन को तसल्ली होती है। उसके बाद उस सेफ पॉइंट पर रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है। फ्रेडरिक और जेनिफर रो रहे होते हैं कि शायद सोफिया जिंदा नहीं बची होगी और तब दूसरे सर्वाइवर्स को हेलीकॉप्टर में वहां लाया जाता है। ओहो, उसमें सोफिया भी होती है, जिसको देखकर इतनी खुशी होती है कि इनका कोई ठिकाना नहीं। इनका परिवार अभी भी जिंदा है दोस्तों, बच गया है। लेकिन मारिया का परिवार था उसका भाई ब्रैड, वो तो मर चुका था। तो आखिरी सीन में मारिया अपने भाई की याद में बोट लेकर समुद्र के बीच जाती है और अपने भाई की तरह डाइव करती है और समुद्र की गहराइयों में छुप जाती है। प्रकृति की खूबसूरती को निहारने लगती है। उसका भाई हमेशा कहता था कि ऐसा कुछ नहीं है जो प्रकृति हमें नहीं दे सकती, हमें नहीं सिखाती। वो खुद हमें बताती है कि आगे क्या होने जा रहा है। डिजास्टर के लक्षण भी खुद प्रकृति हमें बताती है। तो अगर हम उन लक्षणों को ध्यान से देखें और समझें तो ऐसे खतरों से बच सकते हैं। अपने भाई के इन शब्दों को सोचकर मारिया इमोशनल होती है और इसी सीन के साथ दोस्तों ये सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।